हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों सोशल साइंस का ये आखिरी वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, कल सुबह फिर आप लोग एग्जाम में सोशल साइंस का, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। एक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का सब्जेक्टिव 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है, टर्म 2 स्पेशल। दोस्तों ये जो भी सवाल है आप मैं बता दूं पहले ही, मॉडल पेपर स्पेशल सवाल है जो मुझे लगा कि हाँ पूछा जा सकने वाला है, और प्रीवियस ईयर भी इससे सवाल पूछे गए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। और दोस्तों एग्जाम के लिए आप लोग ढेर सारे शुभकामनाएं, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लेके आइए। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, इसको जस्ट रिवीजन कर लीजिए, और आप लोगों को आता है कि नहीं वो भी देख लीजिए, और नहीं तो रिवीजन तो हो ही जाएगा। और जिनको नहीं आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है कुछ मुझे लगा, चलिए देखते हैं और इसका सवाल आंसर को भी ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। यहाँ पर एम ओ ह्यूम होते हैं, सॉरी एम ओ ह्यूम होते हैं इसका आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए एम ओ ह्यूम होते यहाँ पर। और अगर इसका अध्यक्ष की बात करें तो मैं आज बता के सुबह वीडियो बना देता आप लोग को। जी हाँ दोस्तों, ब्योमकेश बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों थॉमस न्यूकोमैन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, लेकिन अगर इसमें सुधार की बात करें तो यहाँ पर जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, थॉमस न्यूकोमैन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था और सुधार कौन किया था? जेम्स वाट ने। अगला सवाल है दोस्तों, खनिज क्या है? तो भूपटपट्टी के अंदर पाई जाने वाली वो महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे खनिज कहते हैं। मान लीजिए हम लोग का पृथ्वी का परत है, अब यहाँ मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, कुछ भी। अब मान लीजिए यहाँ पे सोना का टुकड़ा निकल गया, तो यही तो हो गया खनिज हमारे लिए उपयोगी। यहाँ लोहा निकल गया, ये तो हो गया खनिज हमारे लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार दोस्तों भूपटपट्टी के अंदर पाई जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे ही हम लोग खनिज बोलते हैं। उदारीकरण से क्या तात्पर्य दोस्तों? तो उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। समझ लीजिए उदारीकरण क्या है। मान लीजिए भारत सरकार ने कोई नियम लगा दिया, पाबंदी लगा दिया भारत में बिजनेस करने को लेकर, तो अब यहाँ पर उस प्रकार का बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो ये अब उस नियंत्रण को अगर हटा लेगा भारत सरकार तो इसे बोलते हैं उदारीकरण। मतलब उदारीकरण मतलब क्या? जो नियंत्रण लगाया गया है उसको हटा लेना या फिर उसमें ढील दे देना ही, जिससे आर्थिक विकास को क्या मिले? बढ़ावा मिल सके। मतलब यहाँ पर आर्थिक विकास हो सके, पैसे आए, पैसे बरसे, पैसे। ठीक है, तो उसे हम लोग उदारीकरण बोलते हैं कि क्या, जिसमें जो ऐसे नियंत्रण लगा दिया उसको ढील छोड़ दे, तो उदारीकरण उसे हम लोग बोलते हैं। देखिए वही चीज़ है उदारीकरण का अर्थ, समझ गए। अगला, वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य? तो सुन लीजिए, वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेती है तथा व्यवसाय के लिए ऋण, यहाँ पर ऋण दो बार हो गया, ऋण देती है। क्या बोल रहा है? वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेती है तथा व्यवसाय के लिए ऋण देती है। यानी कि क्या, लोगों से धन जमा ले लिया और व्यवसाय करने के लिए ऋण देता है, उसे हम लोग वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। अगला सवाल है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? सारे सवाल दोस्तों 2-2 नंबर के पास आंसर लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए 2 नंबर में कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, एक सेंटेंस में भी लिखोगे तो 2 नंबर उसका मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो 4-3 से आगे है लघु और दीर्घ उत्तर ही है, उसमें दोस्तों आप लोगों को लिखना पड़ेगा थोड़ा बड़ा। मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। ये सवाल मैंने बहुत बार कराया था, चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है दोस्तों? समझ रहे, वंशवाद मतलब क्या? राजा का बेटा राजा बनेगा? बिल्कुल नहीं, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही होगा जो सच में हकदार होगा। समझ रहे? तो चलिए कुछ डायलॉग हो गया, अब पढ़ लीजिए। राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता राजनीति में ऊंचे पद पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नजदीकी सदस्यों को स्थान देते हैं, जिसके कारण कई बार अनुभवहीन लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो? झारखंड का खुद आप हाल समझ सकते हो। क्या होता है कि अपने रिश्तेदार को, ठीक है, अपने भाई भतीजे को, अपने दोस्त को क्या करता है, राजनीति में ऊंचे पद दे दिया जाता है, लेकिन देखता नहीं कि उसमें शिक्षा कितना है, उसमें एक्सपीरियंस कितना है, वो जो चीज़ जिम्मेदारी सौंपा जा रहा है वो उसको सह भी सकता है कि नहीं, उसको चला भी सकता है कि नहीं। लेकिन हाँ चलिए, दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको ऊंचा पद दे दिया जाता है। अब भुगते झारखंड का आदमी। उसी प्रकार के दोस्तों अनुभवहीन जब लोग पहुंचते सत्ता पर तो बुरा हाल हो जाता है। तो यही दोस्तों वंशवाद है कि बस अपना मामा का बेटा, चाचा का बेटा, फूफा का बेटा, चलो सबको बनाना है नेता, बाकी सब जाए। अब दोस्तों लघु उत्तर ये प्रश्न यहाँ पर दोस्तों बता दूं, टोटल 7 सवाल है, जिसमें से सिर्फ आप लोगों को सिर्फ 5 का जवाब देना है। तो 5 दूनी 2 या 5 दूनी 10 नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट 8 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है? व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये आप लोग का काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से देख लीजिए क्या है व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। तो व्यापार अवरोधक एक प्रकार का प्रतिबंध, अवरोधक से ही दोस्तों पता चल रहा है क्या? प्रतिबंध, अवरोध करना, जिसका प्रयोग सरकार विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन सी वस्तु देश में
कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए करती है। मतलब क्या, व्यापार अवरोधक मतलब एक तरह से दोस्तों एक प्रतिबंध होता है जो भारत सरकार या कोई भी सरकार जो विदेश से सामान आता है उस पर लगाता है कि कितनी मात्रा में वो सामान आएगा, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। वही यहाँ पर देखिए, कटौती करने एवं कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, कितनी मात्रा में आनी चाहिए, इस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाता है और इसे ही दोस्तों व्यापार अवरोधक करते हैं, कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। समझ रहे हैं, ये क्या है, सीमित मात्रा है खनिज ना, पेट्रोल सीमित मात्रा में है, कोयला सीमित मात्रा में है, चाहे जो भी खनिज लीजिए सीमित मात्रा में ही है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको मतलब क्या ठीक से रखना पड़ेगा। और खनिज क्या, अनवीकरण योग्य संसाधन है जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा, भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी और इसीलिए दोस्तों इसका संरक्षण क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी मात्रा तो सीमित है। आप डेली खर्च करो, डेली बंद थोड़े रहा है, लेकिन 100 ऊर्जा यूज कीजिए ना, क्या दिक्कत है, खत्म थोड़े हो जाएगा यूज करके हम लोग का। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह, मतलब क्या, बहुत सारे लोग जब मिलकर कोई समूह बना तो संगठित बोलता है, जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। ये सही बात बोला है, चुनाव लड़ेगा किस लिए लड़ता है चुनाव, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के, हाँ हम भी सरकार बनाएंगे, उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। क्या हो गया, सिंपल सा, कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। अब प्रत्येक क्या होगा, ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है कि हाँ ये सिद्धांत पर हम कार्य करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हालांकि करता कोई नहीं है, सिर्फ बोलता है। ठीक है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है। तो देखिए, अतिरिक्त मुद्रा मतलब क्या, जिसके पास धन होता है ज़्यादा, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जरूरतमंद लोग जिसको धन चाहिए उसके बीच बैंक मध्यस्थता कैसा करता है। तो देखिए, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंकों में जमा करवा देते हैं जहां से उन्हें ब्याज मिल जाता है और धन भी सुरक्षित रह जाता है। अब क्या, बैंक उस जमा राशि को जो अतिरिक्त लोग वाले जमा किए उसको क्या करते हैं, ऋण देने के लिए प्रयोग करता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को उचित दर पर ऋण मिल जाता है। मतलब मान लीजिए आपका दोस्त धनी है, ठीक है, चलिए मान लीजिए आप ही धनी है, ठीक है, आप धनी है और मैं गरीब हूँ। अब आपके ऐसा पैसा क्या किए, जाके अपना बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, और जाके मैं उसको उधार ले लिया। ठीक है, इस पर उल्टा मानिए, चलिए आप धनी मानोगे, नहीं मान, मैं मुझे ही धनी मान लीजिए, मतलब जो भी है चलिए वही चीज़ है। ठीक है, बस समझिए, उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जरूरतमंद वाले लोग बैंक में जाते हैं, उधार ले लेते हैं बैंक से, और कौन जमा करता है, जो धनवान होते हैं वो जमा करते हैं। इस प्रकार बैंक दोस्तों अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों को जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करता है। अगला सवाल है, लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। तो देखिए, अधिकतर देशों में सामाजिक विविधता मौजूद होती है। हर एक समाज में कई प्रकार की विविधताएं होती है, जैसे कि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, संस्कृति इत्यादि। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने तथा संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति, संस्कृति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। समझ रहे हैं, मतलब क्या, हम लोग का जो संविधान है किसी भी आदमी के साथ जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेद नहीं करता है। इस प्रकार लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, देश की सामाजिक विविधता को भी समायोजित करता है। मतलब कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी को यहाँ पर अधिकार मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है, सभी को समान मिलता है। समझ रहे हो, तो इस प्रकार दोस्तों लोकतंत्र में ही ये संभव है, बाकी किसी में नहीं। तो इस प्रकार लोकतंत्र तो जो समाज में सामाजिक विविधता है, सामाजिक अंतर जो है, भाषा का, धर्म का, लिंग का, इसमें सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब क्या बोलता है, तालमेल बैठाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। तो देखिए, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है। शिक्षा खास करके दोस्तों लोकतांत्रिक शिक्षा, कि आप मान लीजिए अपने जो नेता खड़े उसको चुनिएगा, उसके लिए आपको राजनीतिक शिक्षा होनी चाहिए। नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है, उन्हें पता ही नहीं कि उसका अधिकार क्या है। लोकतंत्र में नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र का स्थापना नहीं कर सकता। मान लीजिए यहाँ पर मूर्ख है आदमी, तो उसको सही क्या पता, गलत क्या पता, कोई भी चुनाव में खड़ा होगा, जीत जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर शिक्षित होना अति आवश्यक है, ताकि जो सही सरकार, सही आदमी वही सत्ता तक पहुंचे। कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र स्थापना नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की गंभीर चुनौती में से एक है। तो अगर शिक्षा नहीं है तो लोकतंत्र भी कोई काम का नहीं होगा। अब दोस्तों चलते हैं महातांडव, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, 15वां सवाल है, एक तानाशाही शासन की तुलना में
लोकतांत्रिक शासन में नागरिक की गरिमा और आजादी बनी रहती है, कैसे? तो देखिए, तानाशाही शासन की तुलना में क्या, तानाशाह बस अपना मनमर्जी करेगा, लेकिन लोकतंत्र में आप अपनी मनमर्जी कर सकते हो, मतलब आप अपने अनुसार सरकार का चुनाव करते हो। वही क्या लिखा देखिए कि लोकतंत्र क्या गरिमा और आजादी बनी रहती है, कैसे? तो एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आजादी बनी रहती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिसमें जनता अपनी इच्छा अनुसार अपनी शासक को चुन सकता है, जबकि तानाशाह शासन में ऐसा नहीं होता है, उसमें जनता की कोई मर्जी नहीं चलती है। समझ रहे हो कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता खुद अपना शासक को चुनता है, लेकिन तानाशाह में ऐसा नहीं होता है, उसकी कोई मर्जी नहीं चलती है। लोकतंत्र में नीति तथा निर्णयों की खुली बहस होती है। लोकतंत्र में सरकार जो नीतियां लाती है, अगर जनता को पसंद भी नहीं आता है ना, तो खुलकर उसका विरोध कर सकते हैं, जबकि तानाशाह में ऐसा नहीं कर सकता। भाई साहब, ऐसा करो सीधा गोली से भून दी जाओगे तानाशाह में। समझ रहे हो? अगला क्या है कि लोकतंत्र में वैध सरकार होती है तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो होता है। उसे डर रहता है कि अगर वह जनता के लिए अच्छा काम ना करे तो हो सकता है कि अगले चुनाव में जनता फिर से उसे सत्ता में बैठने का मौका ना दे। समझ रहे हो? जबकि तानाशाही शासन में इस प्रकार कोई भय नहीं होता। अब तानाशाही में क्या भय होता है? ना चुनाव ना कुछ, हम जो बोलते बस मेरी बात लक्ष्मण की लकीर, जो भी है, ठीक है। 16 में देखिए क्या बोला, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका रहती है, वो चीज देखिए यहाँ पर कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। कोई भी व्यापार करने के लिए, कोई भी सामान खरीदने बेचने के लिए इसकी तो जरूरत होती ही है, इसके बिना आप कोई भी चीज खरीद बेच नहीं सकते हो, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तु को खरीद करके दूसरे स्थान पर उसे बेचा जाता है। बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। और बजट जो देता पास करता है सरकार, उस पर भी दोस्तों, उसमें भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है कि कितना बड़ा है, ये मुद्रा के आधार पर ही मापा जाता है कि कितना लाख का है, कितना करोड़ का है। समझ रहे हो? आगे देखिए क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में ही की जाती है, तो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही कठिन। राष्ट्रीय आय जो गणना की जाती है दोस्तों, वो मुद्रा से ही की जाती है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है कि मुद्रा के बिना कोई नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं कि ना बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया, वही वाला बात है यहाँ। आगे देखिए क्या है, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों को स्पष्ट करें। तो देखिए, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखिएगा औपचारिक स्रोत, एक तरफ लिखिएगा अनौपचारिक स्रोत। यहाँ औपचारिक स्रोत पहले देख लेते हैं, उसके बाद अनौपचारिक को देखेंगे। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और बैंक और सहकारी समितियां जैसे हो गया। इनका ब्याज दर निश्चित होता है। औपचारिक ऋण के स्रोतों में ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है, और क्या कि इसकी निगरानी जो है वो आरबीआई करती है, और इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। समझ रहे हो? करना है। जबकि मतलब क्या, ये जो ऋण पास करता है ये सामाजिक कल्याण के लिए पास करता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये तो क्या हो गया, सरकारी हो गया। अब जो प्राइवेट साहूकार हो गया, वो लोग क्या अपने लाभ के लिए करता है। देखिए अनौपचारिक में क्या है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार आदि। इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है कि हाँ 2% लगेगा। अलग अलग यहाँ पर जो सूद में पैसा देते हैं, अलग अलग सभी का रेट होता है। अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है, और अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर दोस्तों शोषण होता है। कैसे शोषण होता है? उससे बार बार पैसा मांगा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है, तो इस प्रकार उसका शोषण होता है दोस्तों, और ऊपर से ब्याज भी ज़्यादा ले लिया जाता है। अगला क्या है देख लीजिए कि इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है, और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है। और इनका कोई भी दोस्तों ये जो है कि इनका निगरानी आरबीआई नहीं करता है, और इनका उद्देश्य जो है वो लाभ कमाने के लिए ही होता है। 18 नंबर क्या है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। तो देखिए, जब किसी खेत से इतनी उपज होती है कि इससे परिवार का पेट किसी तरह भर पाए, तो ऐसी खेती को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। समझ लो, जीवन निर्वाह मतलब क्या, बस जीवन ठीक ठाक से कट जाए, तो ये चीज दिखाई। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि मतलब ऐसी कृषि होती है कि बस अपना पेट ठीक से भर जाए, ऐसे खेती को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। आदिम औजार तथा परिवार की सहायता से इस तरह की खेती की जाती है। आदिम औजार मतलब पुराने हथियार, और अपने परिवार की सहायता से दोस्तों इस तरह खेती की जाती है। किस तरह की? जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। ऐसी में खेती में जलवायु अनुसार फसल का चुनाव किया जाता है। जैसे धान के दिनों में धान रोपा जाता है, तो गेहूं के दिनों में गेहूं रोपा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ के समझ गए होंगे, चलिए कोई बात नहीं। इसको आगे देखिए दोस्तों, जो आप लोग एक मैप का क्वेश्चन है कि निम्न मानचित्र में दिया गया 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो प्रमुख राज्य यहाँ पर देखिए, जो काल यहाँ पर ये देखिए डार्क जो किया हुआ ज़्यादा, वो सब गेहूं का है।
तो मैंने ट्रिक बताया था, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फूल का ट्रिक बता दिया था आप लोगों को। ये फूल का हरी डंडी हो गया हरियाणा, ये पी से हो गया पंजाब, और यहाँ पर एच से हो गया ऊपर में हिमाचल प्रदेश, और यू से दोस्तों हो गया उत्तराखंड। उसके नीचे दोस्तों यूपी आ जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और बीच में दोस्तों यहाँ पर क्या है, बीच में आप लोग का है अरे यहाँ पर हाँ उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद बीच में दोस्तों मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा भाग है, तो उसको भी आप लिख सकते हो, समझ रहे हो। तो ये था दोस्तों, और यहाँ देखिए नाम सबका लिख दिए हम। वैसे क्या क्या नाम है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, ये सारे नाम है। ठीक है, बस ध्यान से देख लीजिए। और ये वीडियो मैं स्पेशल आप लोगों को समझा करके बता दिया था। अगर आप लोगों ने मैप नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लीजिए मैप का क्वेश्चन, क्योंकि कल के एग्जाम में भैया मैप तो जरूर आने वाला है, तो अच्छे से पढ़ जरूर लीजिए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा और पढ़िए। आज आखिरी रात है, बिल्कुल दम भर अब हाँ टाइम पे सो भी जाया कीजिए, ताकि सुबह अच्छे से उठ के अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सको। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। आप सभी के लिए एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं कि एग्जाम में आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नंबर ला पाओ। चलिए सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।